इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में ना एक सवाल आजकल बहुत घूम रहा है। सवाल ये है कि क्या भारत सच में एक सुपर पावर बनने की राह पर है या ये सब बस एक कह सकते हैं एक सपना है। चलिए आज इसी बहस की तह तक चलते हैं। देखिए, ये सारी चर्चा शुरू हुई फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में छपे एक आर्टिकल से। और इस आर्टिकल ने एक ऐसा दावा किया जिसने आप कह सकते हैं एक जबरदस्त बहस को जन्म दे दिया। अब इस आर्टिकल में कहा यह गया है कि भारत का महाशक्ति बनने का सपना उसमें कोई दम नहीं है, खासकर जब आप उसे अमेरिका और चीन के सामने रखते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसी दावे का जो जवाब दिया गया ना उसे समझने वाले हैं। और ये जवाब सिर्फ इन तर्कों को काटता नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर होती क्या है उसकी परिभाषा को ही एक तरह से चुनौती देता है। तो जवाब की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी बात से। जो लेखक हैं वो कहते हैं कि पश्चिम जिस नज़रिए से भारत को देख रहा है ना, वो नज़र ही गलत है। उनके हिसाब से ये पूरी बहस चाय के प्याले में तूफान मचाने जैसी है। मतलब इसकी जड़ें ही गलतफहमियों पर टिकी हैं। अब लेखक का कहना है कि पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो भारत चीन के रिश्ते को सिर्फ दुश्मनी के चश्मे से देखते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये दोनों हजारों साल पुरानी सभ्यताएं हैं और ये दोनों ही एक बड़े टकराव से बचना चाहते हैं। और हाँ, ये सोचना भी गलत है कि भारत अमेरिका से कोई मदद मांग रहा है। 1962 और 71 के अनुभव हमें कुछ और ही सिखाते हैं। असल में भारत का लक्ष्य अमेरिका या चीन से आगे निकलना है ही नहीं, बल्कि अपने लेवल के जो दूसरे देश हैं उनसे बेहतर बनना है। अच्छा, भारत की विदेश नीति को अगर सही से समझना है तो लेखक हमें थोड़ा इतिहास में ले चलते हैं। उनका कहना है कि भारत का जो पावरफुल बनने का रास्ता है वो हमेशा से दुनिया से अलग रहा है। मतलब यहाँ जोर मिलिट्री ताकत पर उतना नहीं रहा जितना नैतिक अधिकार यानी मॉरल अथॉरिटी पर रहा है। जरा आज़ादी के बाद की इस यात्रा पर नजर डालिए। 1950 के दशक में हम एक ऐसा देश थे जो अकाल से जूझ रहा था। फिर 60 के दशक में हरित क्रांति आई और हम आत्मनिर्भर बन गए, यहां तक कि खाना एक्सपोर्ट करने लगे। इसी दौर में हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी, दुनिया को एक तीसरा रास्ता दिखाया। और फिर 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को यह भी बता दिया कि हम टेक्नोलॉजी में भी किसी से कम नहीं है। और ये जो कहावत है ना, बंदूकों से पहले मक्खन, ये उस दौर के भारत की सोच को एकदम सटीक तरीके से बताती है। प्राथमिकता क्या थी? अपनी जनता का पेट भरना, देश की इकोनॉमी को मजबूत करना, न कि हथियारों का ढेर लगाना। तो इतिहास की यही नींव आज भारत की विदेश नीति को एक बहुत ही अनेखा रूप देती है। इसे आप कह सकते हैं विरोधाभासों को साधने की कला। और ये एक ऐसी पॉलिसी है जो अक्सर वेस्टर्न एक्सपर्ट्स को चक्कर में डाल देती है। अब लेखक के मुताबिक भारत की असली ताकत इसी चीज में है कि वो एक साथ दो नावों पर सवारी कर सकता है। अब देखिए, एक तरफ वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का हिस्सा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के मना करने के बावजूद वो रूस से हथियार भी खरीदता है और तेल भी। यही बैलेंसिंग एक्ट, यही विरोधाभास उसकी विदेश नीति की सबसे बड़ी पहचान है। तो जिसे पश्चिम भारत की कमजोरी या कन्फ्यूजन समझता है, लेखक उसे भारत के हजारों साल पुराने इतिहास से मिली एक बहुत बड़ी ताकत बताते हैं। ये एक साथ कई अलग अलग ताकतों से रिश्ते बनाए रखने की कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं। चलिए अब आते हैं इस पूरे जवाब के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। यहां लेखक जो बात कह रहे हैं वो पारंपरिक शक्ति की परिभाषा को ही पलट कर रख देती है। वो एक नए तरह के साम्राज्य की बात करते हैं, मन के साम्राज्य, यानी एम्पायर्स ऑफ द माइंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 21वीं सदी में असली ग्लोबल पावर मिलिट्री से नहीं आएगी, वो आएगी टेक्नोलॉजी से, जिसके पास डेटा का कंट्रोल होगा, उससे, और इंटेलेक्चुअल कैपिटल यानी दिमागी ताकत से। लेखक का मानना है कि पश्चिम इस बड़े बदलाव को देख ही नहीं पा रहा है। वो अभी भी पुरानी तोपों और टैंकों की दुनिया में जी रहा है, जबकि असली लड़ाई अब डिजिटल मैदान में लड़ी जा रही है। और इस नई लड़ाई में लेखक के हिसाब से भारत के पास एक जबरदस्त एडवांटेज है। वो कहते हैं कि आज का सबसे बड़ा हथियार डेटा है। अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी में लीड है वो बहुत मामूली और टेम्परेरी है। और जरा सोचिए, सिलिकॉन वैली को असल में कौन चला रहा है? ज्यादातर भारतीय और एशियाई मूल के लोग, जिन्हें वो शेरपा कहते हैं। ये दिखाता है कि पावर का बैलेंस तो पहले ही बदलना शुरू हो चुका है और भारत अपना पूरा भविष्य इसी टेक्नोलॉजी की छलांग पर लगा रहा है। और आखिर में लेखक एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी करते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका का सूरज ढल सकता है, और शायद जितनी जल्दी वो सोच रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा जल्दी। और ये बदलाव आएगा हमारी पुरानी सभ्यताओं के ज्ञान को भविष्य की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने से।
तो आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आने वाले वक्त में एक ग्लोबल सुपर पावर होने का असली मतलब क्या होगा? क्या वो देश होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं, या वो देश जिसके पास तकनीक और डेटा से बने ये मन के साम्राज्य होंगे?